गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म। और इसमें आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ये हमारे सब टॉपिक्स हैं आज की क्लास के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, स्पेशल पावर ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स एंड रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं और मैंने पेजेस आपको सजेस्ट किए थे कि आपको कौन से रीड करने हैं, उन्हीं पेजेस से बेस्ड है ये। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे देश में जो हमने देखा फेडरलिज्म में बेसिकली दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो उनके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक ही सामने इमेज है, इसको देखिए। तो इन्होंने क्या किया, जो पावर है उसको डिवाइड करने के लिए 3 लिस्ट बनाई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होती है और इनमें किस तरीके की पावर्स डिवाइड होती हैं, चलिए देखते हैं। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसले लेती है और इसमें जो वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, पोस्ट एंड टेलीग्राम, बैंकिंग एंड रेलवे। इन पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है और इसलिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट ही इन पे फैसले लेती है और इसलिए इसे यूनियन लिस्ट में डाला गया है। दीज आर सम सब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से देखिए स्टेट लिस्ट, इसमें वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, उस स्टेट का और एग्रीकल्चर वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में हैं। तो ये उस जगह के या उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर या वहाँ की सरकार है वो इन सब्जेक्ट्स पर फैसले लेती है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आते हैं तीसरी लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो जो कंकरेंट लिस्ट है वो क्या है बेसिकली बच्चे, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है वो लिस्ट जिसके अंदर वो सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फैसले ले सकती है। जैसे फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं और इसके जैसे और भी सब्जेक्ट्स कुछ जो है कंकरेंट लिस्ट में, इन सभी पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही फैसले ले सकती है। अब आपको पता है कि हमारे जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर किसी सब्जेक्ट पे दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पे अगर हमें नज़र आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ज़्यादा मानी जाएगी। अच्छा, जो हमारी एजुकेशन है वो पहले स्टेट लिस्ट में थी, स्टेट के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड फैसले ले सके। चलिए, तो हमने देखी कौन कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में हमने देखा डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, रेलवे, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राम। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। एंड कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। आपको क्या लगता है कि सारे सब्जेक्ट लिस्ट में हैं? नहीं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो कि ये जो मैं आपको साइड में क्वेश्चन मार्क दिखा रखा ना, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है, सोचो कि जब हमारा संविधान बना तो क्या सारी चीज़ें उनके ध्यान में थी? जो उस समय नहीं भी थी, क्या उनके बारे में रूल बनाए जा सकते थे? नहीं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रह गए जिनके बारे में उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, वो सब्जेक्ट बाद में आए और इसके लिए उन सब्जेक्ट्स पे रूल जो वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं आते, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। यहाँ पे चौथा कॉलम मैंने इसी में लगाया बेटा, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इन 3 लिस्टों में से नहीं है, यानी वो उस समय थे ही नहीं जब हमारा संविधान बना। तो द सब्जेक्ट्स विच वर नॉट देयर इन एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट इन एनी ऑफ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, दे आर कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब इनमें स्पेशल बात क्या है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम पहले नहीं होता था। 1950 के आसपास जब हमारा संविधान बना तब क्या साइबर क्राइम होता था? नहीं। आईटी था? नहीं था। तो उस समय इस पे रूल नहीं बना सके, इसलिए अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो रूल बनते हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर फैसला लेने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। साइबर क्राइम आप देखते हो ना, फ्रॉड होता है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग और इस तरीके से, तो उसके लिए भी यही सब्जेक्ट्स किस में आते हैं? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। बुक में अच्छे से दे रखा है 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आ सकता है क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब रूल, कानून बनाने की जो शक्ति है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो यूनियन लिस्ट मैंने अभी आपको समझाया, देन वी हैव स्टेट लिस्ट एंड देन वी हैव कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर आपके वो सब्जेक्ट हैं जो दोनों ही फैसले ले सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसका फैसला माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
अब जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और यहाँ पर सभी स्टेट्स की, सभी यूनिट्स की पावर बराबर नहीं है। सेंटर है हमारे पास, फिर स्टेट है, स्टेट के बीच में पावर बटी हुई है, और सभी स्टेट्स की पावर भी बराबर नहीं है। कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे कि आपको यहाँ फर्स्ट इमेज में देख रहे हो आप, ये बात थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुए हैं और सिलेबस हमारा अभी पुराना ही चल रहा है। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर का क्या था, आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या था यहाँ पे अपना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका स्टेटस अलग था और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो ये क्या था, इट वॉज अ प्रोविजन जिससे पावर क्या होती है स्टेट की थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, अब सिचुएशन वो नहीं है, अब सिचुएशन बदल चुकी है, लेकिन पहले ये ऐसा था। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कुछ स्टेट्स की पावर अलग अलग थी, सब स्टेट के पास पावर बराबर नहीं थी। अब जैसे यहाँ पर इस मैप में आप देखिए, चंडीगढ़, ये दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, कितने हैं, 7 लिख रहे हैं आपको, लेकिन सिचुएशन अब बदल चुकी है। अब आप देखेंगे कि 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास ऊपर भी हैं, कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 जो हैं क्या हैं, 2 और ऐड हो गई तो कितने हो गई, 9। लेकिन आप कहोगे 9, तो 9 हो गई हमारी यूनियन टेरिटरी, लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी 9 नहीं हुई है, दोबारा से हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई हैं, 8 हो गए हैं सिर्फ। कैसे कि जब ये 2 यूनियन टेरिटरी नहीं बनी उसके तुरंत बाद हमारी सरकार ने क्या किया कि 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया। कौन कौन सी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। तो यानी 2 ऐड हुई और 2 को मर्ज कर दिया, तो क्या हुआ, 1 कम हो गई। तो अब कितनी हो गई टोटल, 8 यूनियन टेरिटरीज। हमें समझना है इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इन यूनियन टेरिटरीज में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के, और वो होता भी है तो उसके पास उतनी पावर नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास अपने पावर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आती है। इतनी छोटी थी या इस तरीके की पॉपुलेशन थी इनकी कि इनको स्टेट अलग तरीके से बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो ये आप देखिए इनकी स्टेट से यूनियन टेरिटरीज की पावर में काफ़ी डिफरेंस होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में हम लोगों ने जो अभी बात की है निवेश के थ्रू, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया बिकम ए यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज इट कंसिडर्ड बोथ ब्रिटिश रूल्ड टेरिटरीज एज वेल एज मैनी प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट्स, सम सब पॉलिटिकल यूनिट्स, ये सारी बुक में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स जो थी वो इंडिया के पार्ट थी, और उन सबको मर्ज करना, एक कंट्री का पार्ट बनाना आसान नहीं था। इसलिए ऐसे अरेंजमेंट किए गए ताकि सभी को चीज़ें मिल सकें। ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सबकी पावर एक जैसी नहीं है। फ्रेंच एंड पोर्चुगीज रूल्ड टेरिटरीज वर गिवन अ स्पेशल स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे पुडुचेरी है ना, ये दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये सभी क्या है बेटा, ये यूनियन टेरिटरीज बनाई गई क्योंकि इनका बिल्कुल कल्चर वगैरह सब अलग था। अगर हम किसी स्टेट के साथ मर्ज करते तो इनकी जो आइडेंटिटी वो खत्म हो जाती। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी मैंने आपको समझाया, कुछ स्मॉल छोटे स्टेट्स जो हैं वो और कुछ पहाड़ी स्टेट जो हैं उनको क्या कहते हैं, हिमालयन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है क्योंकि वो डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं या उनकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट हैव बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस एज दे आर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये देखिए अलग अलग कल्चर के हिसाब से भी लोगों को अलग अलग पावर्स दी गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं जुडिशरी, जो इसका लास्ट आपको पैराग्राफ दिखेगा उस पेज पे। तो जुडिशरी क्या करती है, इट प्लेज अ रोल ऑफ एम्पायर बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। द रोल ऑफ द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। अगर दोनों के बीच झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं, वो जुडिशरी जाते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दे गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी देयर गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ दैम। अब ये सोच के देखिए आप लोग, अब ये सारी क्या है, दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जो हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कल करने के लिए कि उसको नोटबुक करना है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का ये एक पार्ट है। तो इतना आपको आज अच्छे से समझना है, करना है और इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।